ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट बीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जो लोग आज़ादी भोग रहे हैं वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं उनके लिए स्वतंत्रता की आशा करना कितना सुखदायी है। पर्ल एस बक ने कहा है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि इस तरह कोट्स का आप लोग उपयोग निबंध में कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए टॉपिक पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो उसकी निबंध की शुरुआत भी आप लोग कर सकते हैं या बीच में आप लोग इसका उल्लेख कर सकते हैं। आज आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में लिखा गया सशक्त महिलाएं प्रगतिशील कदम। चलिए आप लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर लिखिएगा। किसके? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। तो आप देखेंगे हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सर्वोच्च माना गया है और वे समाज को प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप देखते हैं इन लाइनों का उपयोग आप लोग निबंध में, आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं या कहीं क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं। तो भारतीय परंपरा में स्त्री सदैव प्रथम और पूजनीय रही है। नारी को शक्ति, ममता और त्याग का प्रतीक माना गया है। सभी के लिए दृष्टिकोण उनका ममता और सेवा का भाव, उनकी सहन शक्ति और हर स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण, और इस सब में सबसे महिलाओं को केवल एक दिन ही नहीं हर दिन सम्मान मिलना चाहिए। और आज जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, राजस्थान महिला समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने राज्य में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपए के बॉन्ड दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। और जबकि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया और राजस्थान के 5 लाख स्वयं सहायता समूहों को राज सखी पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, सरकार की पहल के रूप में आप लोग लिख रहे हैं ना कहीं, तो ये पहलों का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख पहलू इसका वित्तीय प्रावधान है। 2025-26 के बजट में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटन की गई है। और देखिए, अगर केंद्रीय बजट की तो बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। 2025-26 के बजट में प्रदेश में 4 नए देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 नए सावित्रीबाई फुले छात्रावास, 17 नए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित समस्त राजकीय अनुदानित और निजी आवासीय संस्थानों में मेस के भत्ते को बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफवे होम्स की स्थापना, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरण योजनाओं की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही प्रदेश में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं तक किया जा रहा है और राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नत किया जाएगा। और प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज दर 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 3 लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की है और जिससे प्रदेश की लगभग 2.35 लाख महिलाओं को लाभ होगा। छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का अलग से लगभग 200 करोड़ रुपए बजट आप देखते हैं खर्च होने का अनुमान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए नई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं और यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा
महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से की गई है। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। महिला थाना विस्तार, महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती तैनाती और महिलाओं को अपराधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम, बच्चियों महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिटों के गठन का निर्णय लिया गया है और प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए 1000 कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐप तथा RSRTC की सुरक्षा कमांड सेंटर और पैनिक बटन परियोजना शुरू की गई है। राज्य सरकार ने निर्भया फंड के तहत स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV निगरानी और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों में निवेश किया है। शक्ति रक्षा कार्यक्रम को भी मजबूत किया गया है, जिसमें युवा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इसको प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सके और नीतियों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुख स्थान दिया गया। नए बजट में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल सके। राष्ट्रीय योजना का विस्तार किया गया है और जिसके तहत बालिकाओं को विभिन्न शैक्षणिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और स्वस्थ परिवेश सुनिश्चित होती है। इसके अलावा स्कूलों को और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम के लिए धनराशि बढ़ाई गई और जिससे किशोरियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, आधी आबादी है महिलाओं की, उन्हें पीछे रखकर आप तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर देश को, दुनिया को तरक्की करनी है तो महिलाओं को साथ लेना होगा। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वे राजनीति और शासन में नए लोगों को लाना चाहते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व की स्थिति के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण बनाए रखते हुए सरकार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा राज्य प्रशासन महिलाओं की सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नेतृत्व पहल लागू कर रहा है। सरकार ने प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर संशोधन करते हुए पुलिस विभाग में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। महिला सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहचान उनका निर्णय निर्माण भूमिकाओं में बढ़ती भागीदारी है। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता इनकी नीतियों, बजटीय आवंटन और जमीनी स्तर की पहलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं, शासन में निवेश करके आप देखेंगे क्या निवेश करके राजस्थान एक मजबूत और सामाजिक समता की दिशा में प्रगति कर रहा है। और आप देखते हैं कि वास्तविक सशक्तिकरण केवल नीतियों से नहीं, आप देखते हैं कि यह समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से संभव होता है, जो महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी बंधन के फलने फूलने का अवसर आप देखते हैं कि अवसर प्रदान करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प को दोहराती है। महिलाएं केवल सपने ना देखें बल्कि उन्हें पूरा भी करें और नेतृत्व करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए एक बार हम लोग राजस्थान चलते हैं, घूम के आते हैं राजस्थान। ये आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत है और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की। और राज्यों में अगर हम लोग देखें इसकी सीमा तो आप देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। शिक्षा खड़ी बाजार में आजकल आप देखते हैं एजुकेशन में भी बहुत व्यापार हो रहा है। शिक्षा अपने आप में एक अत्यंत पवित्र शब्द है जिसके आगे सारी विशेषताएं, दावे अधूरे नजर आते हैं। शिक्षा का प्रभाव हमारे वर्तमान ही नहीं अतीत पर भी पूरी तरह छाया हुआ था। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, शिक्षा हर किसी की जरूरत है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम परिवार हो या आप देखें अमीर लोग हों। सच है कि शिक्षा को अगर हम किताबी ज्ञान तक सीमित करें तो यह ठीक नहीं है। इसका स्वरूप किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। वर्तमान में शिक्षा बाजार उन्मुख हो गई है। चाहे शिक्षा देने वाले हों या शिक्षा लेने वाले, सभी शिक्षा को धन अर्जित करने का साधन मानकर चलते हैं। आज के दौर में शिक्षा अर्जन का उद्देश्य धन अर्जन है। 10वीं 12वीं जैसी
कक्षाओं के परिणाम तय करते हैं कि बच्चा किस जगह जाना चाहता है, मगर उसकी आंतरिक इच्छा भले ही कुछ और करने की हो, फिर भी उसको जबरदस्ती भेड़ चाल में धकेलने की पूरी व्यवस्था समाज में मौजूद है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि आजकल बच्चे तय नहीं कर रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है, उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनका समाज तय कर रहा है। उनका किस फील्ड में दिलचस्पी ये मायने नहीं रखती है। ऐसी स्थिति के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बड़े बड़े कोचिंग केंद्र और लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि बनाने में जुटे हैं, जबकि बच्चे की मर्जी जाने और उसके मन को टटोले बिना कोचिंग केंद्रों में उनके दाखिले करा दिए जाते हैं। भले ही बच्चा दबाव झेलने में सक्षम हो या ना हो, समझने की बात यह है कि क्या पढ़ लिख कर केवल अपने उत्थान के लिए कुछ करना हमारे देश के लिए काफी होगा। मूलतः आप देखिए, यह सोच ही बाजारीकरण की घोतक है। पढ़ाई के नाम पर जिस तरह से फीस वसूली जाती है, उससे निर्धन बच्चों का भविष्य आमतौर पर अधर में रह जाता है। हालांकि ऋण सुविधाओं और सरकारी योजनाएं कुछ हद तक इसमें राहत पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ लोगों तक की ही इसकी पहुंच होती है। बाकी के छात्र सभी इस तंत्र का शिकार बनते हैं। उन्हें छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी काबिल नहीं समझा जाता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी इसके लिए योग्य समझा जाता है, क्योंकि उसका अंग्रेजी का ज्ञान कहीं ज्यादा होता है। और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को पता है कि कहाँ कैसा माहौल है, मगर सब और यही स्थिति है। जहां जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी समस्याएं, किस किस पर ध्यान दिया जाए। ऐसी सोच लेकर सभी लोग अपने जीवन को चलाने में विश्वास रख रहे हैं। और फिर आज के युग में मैं क्यों बोलूं, बाली धारणा का प्रचार अधिक ही असर दिखा रहा है। सड़क पर चलते हुए हम बच्चों से गरीब बच्चों को देखते हैं, ना जाने कितने अंदर कैसी प्रतिभा छिपी है। हमने शिक्षा की सारी बुनियादी बातों को दरकिनार कर दिया। सरकारी व्यवस्था सबके लिए समान शिक्षा, अनिवार्य, निःशुल्क और शिक्षा की व्यवस्था करती है, लेकिन क्या इन स्कूलों से पढ़े बच्चे उन बच्चों के साथ प्रतियोगिता में खरे उतर सकते हैं जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं? और इस व्यवस्था को बदलना आसान काम नहीं है। और आप देखते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप देखते हैं कि वो सब्जी भी बेच रहा है ना, तो वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहा है। वो पढ़ा भी रहा है, क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूलों का क्या हाल है समझ में आता है। और मैं कहता हूँ कि सबको पता है कि सरकारी स्कूलों की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, लेकिन कौन करे। और फिर मैं कहता हूं कि इसमें आप देखते हैं कि एक व्यापार है, इसमें भी राजनीति है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जिनके हैं ना प्राइवेट, वो नेताओं के हैं, तो उनकी मिली भगत रहती है। वरना सबसे ज़्यादा बजट भी शिक्षा पर खर्च किया जाए, प्राइवेट से ज़्यादा स्कूल वाले, सरकारी स्कूल वाले उन्हें टीचर्स को वो वेतन देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा की स्थिति बुरी है। शिक्षा श्रेष्ठ वर्ग के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान का विषय हो गया है। ऐसे संस्थानों में गरीब प्रवेश ही नहीं कर सकता है जहां कुलीनता ही पहचान है। शिक्षा और आर्थिक जीवन के बीच यह टकराव खतरनाक है। आज नहीं तो कल कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है जब यह बाजारी की व्यवस्था अपना एक वर्ग खड़ा कर लिए, और या फिर ऐसा हो कि उपेक्षित वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो जाए। दोनों ही स्वरूप उचित नहीं है। समाज में संतुलन समाज की आधारभूत आवश्यकता है, और नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन को शामिल किया गया। जब इसका की नीति में परिवर्तन हुआ, तब तक रोजगार का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। 1986 की शिक्षा नीति में तकनीक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, और इससे कई रोजगार क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई, तो कहीं भारी गिरावट भी। अब एक बार फिर नई शिक्षा नीति प्रस्ताव के मुताबिक कला, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होने, इससे बच्चों के लिए शिक्षा को सहज बनाने में सक्षम होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके तहत राष्ट्रीय नवाचार अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, और इससे हमारी व्यवस्था में सकारात्मक सुधार की अपेक्षा है। उच्च शिक्षा की तरफ देखा जाए तो पता चलता है कि उच्च शिक्षा के लिए जो व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य है, उसमें एक विषय भारत में विदेशी विश्वविद्यालय का भारत में प्रवेश करने का है। सवाल है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा को बेहतर करेंगे या महंगी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। यह भविष्य की ही बताएगा कि वर्तमान शिक्षा नीति पिछली अव्यवस्था को दूर करने में सक्षम होती है या नहीं। फिर भी इसमें मातृभाषा में शिक्षा को अच्छी पहल कहा जा सकता है। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा सर्व समाज के लिए उपलब्ध हो और सस्ती हो। महंगी पढ़ाई केवल कुछ लोगों तक ही पहुंच सकती है। शिक्षा एक मानव अधिकार है, और इस अधिकार की पूर्णता तभी हो सकती है जब इसे सभी तक बराबर के साथ पहुंचाया जाए। शिक्षा को सरकारों के आने जाने के क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह आर्थिक मुद्दों से प्रभावित ना हो, और ना ही किसी अन्य भावना से प्रभावित हो, बल्कि यह उन्मुक्त हो और सर्वसुलभ और सस्ती होनी चाहिए। बाजारीकरण की संस्कृति से अप्रभावित शिक्षा ही समाज को सुसंस्कृत और
समय स्वरूप देने का मद्दा रखती है। हम सभी एक समान शिक्षा की तरफ जाएं और शिक्षा को व्यवसाय न बनाकर देश की व्यवस्था का मूल माने, तो जिस तरह से देश के सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं, वैसे ही शिक्षक समाज को मिलेंगे और वैसे ही विद्यार्थी भी देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोग चलिए बताइए, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई है और सरकारी स्कूलों का हाल क्यों है? बताइए, आप लोग नीचे लिखिएगा, कुछ पॉइंटों में आप लोग लिखिएगा। आशंकाओं के बरक्स, जब से अमेरिका ने पारंपरिक शुल्क लाने की घोषणा की, तब से दुनिया भर में आशंकाओं के बादल गहरे होने लगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब आने वाले सालों में एक काफी चर्चा में भी रहेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप जाएंगे तो ये यूएसए देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये रूस है, यहाँ यूक्रेन देखने को मिल जाएगा आपको। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो देश जितना शुल्क हमसे वसूलता है, उतना ही शुल्क हम भी उससे वसूल करेंगे। माना जा रहा है कि इससे व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। चीन ने तो इसे विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के खिलाफ बताया। WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर उसने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो वह इसके लिए तैयार है। अमेरिकी संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों का नाम लिया, उनमें भारत का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। वह कुछ मामलों में 100% से भी अधिक शुल्क वसूलता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मगर भारत की तरफ से तुरंत इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। स्वाभाविक ही सबकी नजरें भारत की तरफ लगी हुई हैं। अब विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अमेरिका की शुल्क संबंधी नीतियों का भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा आएगी। विदेश मंत्री ने ट्रंप के कदम को बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला बताया। अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि वे द्विपक्षीय व्यापार के मसले पर कुछ सकारात्मक समझौते कर पाएंगे। पिछले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। जिन वस्तुओं पर अमेरिका को लगता है कि भारत अधिक शुल्क वसूलता है, उन पर धीरे धीरे शुल्क कम भी किया जा रहा है और इससे जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार गतिविधियों में वैसी बाधा शायद ना आए जैसी चीन आदि देशों के साथ आने की आशंका जताई जा रही है। पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इससे भारत के कई क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकेगा। पहले ही भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर चिंताजनक दौर से गुजर रही है और ऐसे में जिन वस्तुओं के लिए आप देखते हैं अमेरिका में बड़ा बाजार था और उन पर भारत को न्यूनतम शुल्क देना पड़ता था, उन क्षेत्रों की रफ्तार कैसी रह पाएगी, दावा करना मुश्किल है। और वस्तुओं पर शुल्क निर्धारण के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियम तय हैं। गरीब देश अमीर देशों पर इसलिए ऊंचा शुल्क लगा सकते हैं कि उनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अमीर देशों से इसलिए ऊंचा शुल्क लेने की अपेक्षा की गई कि वे गरीब मुल्कों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मददगार होंगे। माना गया था कि इस तरह दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उस नियम को नजरअंदाज कर दिया और इससे विश्व व्यापार संगठन की स्थिति भी अजीब हो गई है। मगर ऐसा नहीं है कि पारस्परिक शुल्क नीति से अमेरिका को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। अमेरिका खुद महंगाई से पार पाने की चुनौती से जूझ रहा है। उसमें अगले महीने से पारस्परिक शुल्क लगने से जब दूसरे देशों से वस्तुएं महंगी दरों पर वहां पहुंचेंगी तो महंगाई और बढ़ेगी ही। अमेरिका दावा और बहुत सारी चीज़ों के कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए माना जा रहा है कि वह अपने इस फैसले पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं रह पाएगा। भारत भी इसकी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और देखिए, अमेरिका के जहाँ हित टकराएंगे भाई, वो अपना स्वतंत्र फैसला लेगा, चाहे वो भारत के मामले में हो, किसी में हो, वो अपने हित ज़्यादा देखेगा। ये नॉर्मल सी बात है। भाषा पर राजनीति भी हो रही है। हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में आप देखिए विरोध भी हो रहा है। भाषा पर राजनीति इन दिनों बढ़ गई है और इन दिनों आप देखिए पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मराठी को लेकर सियासत गर्मा गई। संघ के नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान सुर्खियों में है कि मराठी मुंबई की भाषा है, बाहरी लोगों अन्य भाषा बोलने वालों को भी इसे समझना और सीखना चाहिए। जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है। कोई दो मत नहीं है कि महाराष्ट्र मुंबई में मराठी को राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है और यहाँ की राजनीतिक अस्मिता इसी से तय होती है कि मगर यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। लोग एक से दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जाते हैं और जो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा बोली भी साथ लेकर जाते हैं। हर राज्य में भाषा का सौंदर्य इसी से समृद्ध होता है। इसका उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं। सवाल है कि संघीय ढांचे
में रहते हुए हम यह कैसे कर सकते हैं? दूसरे राज्यों से आया व्यक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित प्रदेश की भाषा बोले और सीखे। निसंदेह मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। वहीं मुंबई कई संस्कृतियों और विविध पहचान वाले शहर हैं। यहाँ प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। क्या यह राजनीति इसी वजह से है? भैया जी जोशी ने बेशक सफाई दे दी, लेकिन उनके बयान पर विवाद थमा नहीं। वे अपने ही बयान को लेकर जिस तरह दोहरी स्थिति में है, उससे लगता है कि मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति को हवा दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाकर उन्हें घेरा। महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट हो गए। और एक भाषा को संरक्षण तभी मिलता है जब हम दूसरी लोगों की भाषा का भी सम्मान करें। भाषा की जड़ें सामाजिक व्यवहार और सद्भाव से ही निर्धारित होती हैं, विवाद से नहीं। और हमारे देश में आप देखते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बहुत होती है। चलिए एक बार आप लोग चलिए कहाँ, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा में आप देखेंगे 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। CP राधाकृष्णन राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे, ये भी याद रखिए। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। एक ये आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा गया, भिक्षाम देही। चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ये राजनीति की बातें हो रही हैं आजकल। और देखिए अभी लोगों को समाज से लेने की आदत हो गई है। अब तो वे सरकार से भीख मांगने के भी आदी हो गए हैं। जब भी नेता लोगों के बीच आते हैं उन्हें मांग पत्रों का ढेर पकड़ा दिया जाता है, मंच पर माला पहनाई जाती है और फिर मांग पत्र दे दिया जाता है। यह अच्छी आदत नहीं है। हमेशा लेने के बजाय देने की मानसिकता विकसित करें। प्रहलाद सिंह पटेल कह रहे हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। और ये आर्टिकल मुकेश भारद्वाज ने लिखा है। तो देख रहे हैं आपके नेता आपके लिए किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। रेवड़ी से भीख तक। भारतीय जनतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए मुफ्त योजनाओं एक ऐसी भूल भुलैया बन गई हैं जहां से वे प्रवेश तो कर गए, लेकिन यह नहीं मालूम कि अब निकल कैसे पाएंगे। क्या निकल कैसे लेकिन यह नहीं मालूम कि अब निकलना कैसे है। जन कल्याणकारी योजनाओं में मुफ्त का घालमेल कर देने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबान से वही निकल जाता है जो मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल सिंह बोल रहे हैं। वे वही प्रहलाद पटेल हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में एक वोट भाजपा के पक्ष में सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में से मध्य प्रदेश भेज दिया गया। सांसद जी को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। ऐसी विपरीत तरक्की के बाद भी उनकी कोई सही दाना भाव नहीं उपजा और वे निकल पड़े घर घर जनता से वोट मांगने। भाजपा या किसी अन्य दल के नेता जनता से वोट मांगते वक्त कुछ भी दावा कर सकते हैं। बात हो रही हो खेती है मजदूरों किसानों की तो वे पाकिस्तान की को 13 दिनों में खाली करने का दावा भी कर सकते हैं। आपके पास आर्थिक नीति का कोई खाका नहीं हो, लेकिन आप जनता के खाते में खटाखट पैसे डालने का खटराक शुरू कर सकते हैं। आमदनी 98 रुपया यानी कथित मुफ्त वाली राजनीति का असर यही है कि सत्ता मिलते ही नेताओं को जनता भिखारी लगने लगती है। अपने मांग पत्र थमाते नागरिक समूहों को शहीदों की शहादत याद दिलाई जाती है। जिस मंत्री को यह पता नहीं कि मंत्रिमंडल में उनके पद की उम्र कितनी है, कल वे सांसद रहेंगे या विधायक, वे जनता को किस तरह से भिखारी कह रहे हैं। जैसे जनता को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका खर्च उनकी जेब से निकलता है। पिछले एक दशक में जनता के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना ही चुनाव के मैदान में रेवड़ी का आ जाना कि हमारी सरकार आई तो हम फ्री में देंगे। आज़ादी के बाद से ही भारत जैसे देश की राह आसान नहीं थी। देश के लोगों का पेट भरने से लेकर बांग्लादेश के शरणार्थी तक थे। तत्कालीन इंदिरा गांधी भूखी जनता के लिए अमेरिका तक पहुंच गई थी। भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में जन कल्याणकारी योजनाओं के बिना समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति में ना तो गरीबी नहीं है और ना ही बेरोजगारी नहीं है वह रेवड़ी जो रंझा कर
दी ने मैं आप पे रांझा हुई की मिसाल बन गई। जिस दल ने एक खास सरकार की योजना को रेवड़ी कहा, उसने ही इन मुफ्त की योजनाओं के सहारे भारत के सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लाभार्थी वर्ग खड़ा कर दिया। और आप देखेंगे कि आजादी के बाद से ही कमजोर तबके की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आई थी। ये योजनाएं जनता का हक होती हैं और उनके लिए आयकर से ही चलती हैं उनके। और क्या ऐसा को हुआ कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन के लिए किसी भाजपा सांसद या फिर विधायक के वेतन या सुविधाओं की में कटौती की गई? क्या किसी नेता को कहा गया कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में 2 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया, उसका आधा सरकारी खजाने में दो, क्योंकि जनता को मुफ्त राशन देना है? और हम लोग खुद टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ना। हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई छोटी छोटी वस्तु खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स दिया जाता है। और आप देखेंगे बल्कि विधायक और सांसद बनने के बाद हर दल के नेताओं की संपत्ति में इजाफा ही होता है। फिर किस तरह से कोई नेता भीख और फ्री फंड जैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? राज्यों की अर्थव्यवस्था पर रेवड़ी के भस्मासुर बन जाने के बाद उसकी आग से बचने के लिए भाग रहे राजनीतिक दलों के नेताओं से सवाल है, क्या जनता चुनाव के पहले कागज पर लिखा पढ़ी कर लाती है कि आपकी पार्टी हमें फला फला चीज मुफ्त देगी तो हम वोट देंगे? होता तो इसका उलट है कि आप ऐसे वादों का घोषणा पत्र लेकर आते हैं। घोषणा पत्र में ज्यादा जान डालने के लिए आपने उसका नाम संकल्प पत्र कर दिया। फिर अपनी ही दी हुई घोषणाएं संकल्प आपको भी क्यों लगने लगती है? जब आपको राजनीतिक दल कथित भिक्षाओं से भरा संकल्प पत्र लाते हैं, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती कि इस भीख से हम वोट नहीं मांगेंगे? और इससे पहले आपने अपने राज्य में आवाज क्यों नहीं उठाई? बहनों को भीख देकर लाडली मत बनाइए, भिखारी भांजे भांजियों को के मामा मत बनिए। और आप देखिए कि जनता को एक तरह से क्या कहा जा रहा है? भिखमंगा कहा जा रहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत बुरा शब्द है एक तरह से। क्या आपको याद नहीं है कि उन्हीं वादों के जरिए मध्य प्रदेश में लाई सीटों से केंद्र में राजग की सरकार बाल बाल बची थी? आप अपने रणनीतिकारों से यह कहने का साहस क्यों नहीं कर पाते हैं कि राज्य के खजाने में इतने पैसे नहीं है कि होते हैं कि आप खाते में खटाखट दे पाएंगे? राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से देश की हकीकत पता है। 2017 से 22 के दौरान ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में मात्र 9% की वृद्धि हुई है। पक्ष विपक्ष किसी के पास भी रोजगार का कोई ढांचा नहीं है। राजनीतिक कार्रवाई के नाम पर या तो चुनाव जीते जा रहे हैं या हारे जा रहे हैं। सत्ता बदल जा रही है, लेकिन रोजगार को लेकर हालत कहीं भी नहीं बदल पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी भरकम आंकड़ों में जाने के बजाय जरा अपने मोहल्ले की मुख्य सड़क पर चले जाएं, वहीं इतनी बैटरी रिक्शा मिलेंगे कि आपको सिर चकरा जाएंगे। मोहल्ले की आबादी आप देखिए जितनी बैटरी रिक्शा हो गए हैं, सवारियों को बैठाने के नाम पर रिक्शे वालों के बीच झड़प भी हो जाती है। इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सोचते हैं कि पैदल चलकर ही बस पड़ाव तक पहुंच जाएं और 10 रुपये बचा लें। वहीं रोजगार पर बात करते ही हमारे नेता कहने लगते हैं कि नौकरी मांगने नहीं देने वालों बनो, आगे नौकरी मांगना भी भीख मांगने के खाते में डाला जा सकेगा। सही बात है, कल कह दिया जाएगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं, आपको भीख दे रहे हैं हम। वेतन को भी कहने लगेंगे। कहां से आएंगी नौकरियां देने वाला? एक समय लगा कि श्वेत और हरित क्रांति, कंप्यूटर क्रांति के बाद भारत में स्टार्टअप क्रांति का नाम आएगा। महज 1 दशक में स्टार्टअप की भी कमर टूटने लगी। नौकरियां देने वालों को लग रहा है अब हम कहां जाए नौकरी मांगने। एक तरफ तो भीख का ताना, तो दूसरी ओर जीएसटी की दर ने जनता की कमर तोड़ दी है। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है। गरीब आदमी भी अमीरों के जितना ही जीएसटी देता है। लगातार बढ़ते अप्रत्यक्ष करों को पर्दे के पीछे कर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए मुफ्त योजनाओं को रख दिया जा रहा है। कोई राजनीतिक दल यह नहीं बताता है कि उसके कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूल किस तरह बदहाली की हालत में है। जनता से सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी हक को छीनकर उनके हाथ में कुछ नगद हस्तांतरित कर जनता को अर्थव्यवस्था पर बोझ बताया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता ढह चुकी है, लेकिन उसके विकल्प पर आई सरकार इस ढांचे को ढहाने का साहस फिलहाल नहीं कर सकती है। उसे एहसास है कि आम आदमी पार्टी के बरखस ऐलान की गई मुफ्त योजनाएं सरकार की सेहत का आयुष्मान कार्ड है। अब आप देखें कि दिल्ली में भी महिलाओं को पैसे 2500 रुपये देने की बातें हो रही ना आज से, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भूखी जनता के गुस्से से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। कमजोर तबके की हालत इतनी खराब हो चुकी कि मुफ्त राशन न दिए जाने से हालात विस्फोटक हो सकते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में जनता के भरोसे जनता को ही दी जाने वाली ढांचे को देख जनता को यह भी डर लग सकता है कि सरकार अब कहीं भीख पर भी जीएसटी ना लगा दे, भीख लेने वाले पर भी और देने वाले पर भी। इसे भी रोजगार का साधन बता हम कहने लगे भिक्षाम देही। नेता हमारे हैं, देखिए वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।